बैंक टू टैली की टीडीएल को यूज़ करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक टू टैली की टीडीएल हमें परचेज़ कहाँ से करनी है। परचेज़ करने के लिए आप अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर beyondtally.com पर जाएं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा आवर टीडीएल्स। आवर टीडीएल्स वाली पेज के अंदर आपको सबसे लास्ट में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके, और आपको बैंक टू टैली की टीडीएल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना होगा ताकि इस टीडीएल की पेज ओपन हो जाए, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम या लाइफ टाइम विथ अपडेट्स। रेकमेंडेड है आप लाइफ टाइम विथ अपडेट्स पर जाएं, ताकि लाइफ टाइम इस टीडीएल में जो भी अपडेट्स आएंगी, चाहे टैली की कोई भी वर्जन्स के रिलीज़ पर आए, वो अपडेट्स आपको फ्री मिलेंगी। इसके अलावा टीडीएल के अंदर अगर कल को कोई भी नया फीचर डाला जाएगा तो वो फीचर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एज अ फ्री अपडेट। यहाँ पर आप अपने प्लान सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर इसे चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आपकी टीडीएल फाइल आपको आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड होने के लिए दिख जाएगी। लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमारी टीडीएल फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये रखी गई है एक फोल्डर के अंदर। सबसे पहला स्टेप आता है टैली के अंदर टीडीएल को लोड करने का। तो यहाँ पर टैली में टीडीएल कैसे लोड किया जाए वो सीखते हैं। उसके लिए टीडीएल जिस फोल्डर में है उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाकर हमें क्लिक करना है और उस कंप्लीट पाथ को हमें कॉपी कर लेना है कंट्रोल-C के साथ। और इसके बाद हमें जाना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में टीडीएल को लोड करने के लिए सबसे पहले F1 हेल्प में जाएं। इसके बाद टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स को सिलेक्ट करें, फिर मैनेज लोकल टीडीएल्स वाले बटन पर क्लिक करें और ध्यान रखें लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप वाले बटन को यस रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करें और यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के अंदर जो कॉपी किए हुए पाथ है उसे पेस्ट करें कंट्रोल-V वाले बटन के साथ। अब एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको अपनी टीडीएल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और लोड टीडीएल वाले ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर प्रेस करना है और अब यहाँ पर एंड ऑफ द लिस्ट सिलेक्ट करना है इससे बाहर आने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ हमें एक बार एस्केप की को प्रेस करना है। टीडीएल के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर हमें कोई एक नई कंपनी क्रिएट करनी है या फिर कोई एक नया डेटा आता है हमारे क्लाइंट से और उस डेटा में हमें किसी बैंक के स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं बैंक इंपोर्ट के नाम। बैंक टू टैली की टीडीएल को यूज़ करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक टू टैली की टीडीएल हमें परचेज़ कहाँ से करनी है। परचेज़ करने के लिए आप अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर beyondtally.com पर जाएं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा आवर टीडीएल्स। आवर टीडीएल्स वाली पेज के अंदर आपको सबसे लास्ट में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके, और आपको बैंक टू टैली की टीडीएल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना होगा ताकि इस टीडीएल की पेज ओपन हो जाए, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम या लाइफ टाइम विथ अपडेट्स। रेकमेंडेड है आप लाइफ टाइम विथ अपडेट्स पर जाएं, ताकि लाइफ टाइम इस टीडीएल में जो भी अपडेट्स आएंगी, चाहे टैली की कोई भी वर्जन्स के रिलीज़ पर आए, वो अपडेट्स आपको फ्री मिलेंगी। इसके अलावा टीडीएल के अंदर अगर कल को कोई भी नया फीचर डाला जाएगा तो वो फीचर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एज अ फ्री अपडेट। यहाँ पर आप अपने प्लान सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर इसे चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आपकी टीडीएल फाइल आपको आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड होने के लिए दिख जाएगी। लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमारी टीडीएल फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये रखी गई है एक फोल्डर के अंदर। सबसे पहला स्टेप आता है टैली के अंदर टीडीएल को लोड करने का। तो यहाँ पर टैली में टीडीएल कैसे लोड किया जाए वो सीखते हैं। उसके लिए टीडीएल जिस फोल्डर में है उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाकर हमें क्लिक करना है और उस कंप्लीट पाथ को हमें कॉपी कर लेना है कंट्रोल-C के साथ। और इसके बाद हमें जाना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में टीडीएल को लोड करने के लिए सबसे पहले F1 हेल्प में जाएं। इसके बाद टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स को सिलेक्ट करें, फिर मैनेज लोकल टीडीएल्स वाले बटन पर क्लिक करें और ध्यान रखें लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप वाले बटन को यस रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करें और यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ के अंदर जो कॉपी किए हुए पाथ है उसे पेस्ट करें कंट्रोल-V वाले बटन के साथ। अब एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको अपनी टीडीएल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और लोड टीडीएल वाले ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर प्रेस करना है और अब यहाँ पर एंड ऑफ द लिस्ट सिलेक्ट करना है इससे बाहर आने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है
और अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ हमें एक बार एस्केप की को प्रेस करना है। टीडीएल के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर हमें कोई एक नई कंपनी क्रिएट करनी है या फिर कोई एक नया डेटा आता है हमारे क्लाइंट से और उस डेटा में हमें किसी बैंक के स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं बैंक इंपोर्ट के नाम से, क्योंकि एक डेमो कंपनी है। और यहाँ पर हमें सही फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी हम बैंक इंपोर्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 को बिगिनिंग रखते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि अभी इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक की एंट्रीज इंपोर्ट होंगी और यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, तो यहाँ फीचर्स वाले स्क्रीन पर हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। एस्केप के साथ हम इसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जो कंपनी क्रिएट होने का पहला स्टेप आता है वो आता है आपके बैंक के लेजर को क्रिएट करने का। इन केस ऑफ न्यू कंपनी, अगर आपकी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो उसमें आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक के लेजर को अल्टर करेंगे। क्यों करना है आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने नए वाले बैंक के लेजर को क्रिएट करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा मैं यहाँ पर इसलिए लिख के चल रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे वो बैंक ऑफ बड़ौदा की होगी। कैसी दिखती है वो स्टेटमेंट कुछ ही देर में हम यहाँ देखेंगे। अब अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सेट इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा और ये ऑप्शन आ रहा है टीडीएल को लोड करने की वजह से। साथ ही साथ राइट साइड में दो और नए बटन आपको दिखाई देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के। क्या है ये बटन और क्या इनके यूज है हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर जो भी है वो बताना है। बैंक नेम अगर आपको पता है तो आप बता दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बेटर है आप इसे बताकर चलें। अब यहाँ पर करना क्या है, सेट इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ़िगरेशन को आपको यस करना है और इस बटन को यस करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है और उसमें आपको कोई एंट्री इंपोर्ट करनी है तो उस केस में आपको अपने बैंक के लेजर को अल्टर करना होगा ताकि इस ऑप्शन तक आप पहुंच सकें। अब यहाँ पर यस करते ही आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आपके लिए एकदम नई स्क्रीन है, इसे समझते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है इस डेबिट क्रेडिट साइड डबल है या सिंगल है, मतलब कि ये समझने के लिए हम अपने बैंक स्टेटमेंट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लेंगे जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉल के लिए अलग कॉलम है, डिपॉजिट्स के लिए अलग कॉलम है, मतलब कि डबल कॉलम स्टेटमेंट है। तो क्या ये डबल कॉलम स्टेटमेंट है ये हमसे पूछा जा रहा था। अगर यस तो आपको वहाँ पर डबल सिलेक्ट करना है। कैसे आइए देख, यहाँ पर आप डबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है सेट डेट कॉलम, मतलब कि आपके बैंक स्टेटमेंट में डेट कहाँ पर है। अब जैसे कि ये स्टेटमेंट जो अभी आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे इमेज फाइल भी है, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर सब कुछ यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर कॉलम देखिए ए बी सी, उसके बाद डी हिडन है, डी यहाँ पर थोड़ा सा छुपा हुआ है। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट होती है उसे मैप करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देके करना होगा। कैसे, अभी अगर हमें यहाँ पर डेट अपना बताना है कि डेट किस कॉलम में है तो हम अपने कर्सर को रखेंगे किसी भी डेट पर और हम फोकस करेंगे यहाँ पर डेट हमारे कौन से कॉलम में आ रहा है। तो आप देखिए जब हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं डेट वाले ऑप्शन पर या डेट वाले फील्ड पर तो हमारा यहाँ पर बी और सी दो कॉलम हाईलाइट हो रहा है, मतलब पहला जो कॉलम है बी उसे हमें यहाँ पर नोट करना है। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। तो वैसे ही अगर हम यहाँ नरेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए डी से लेकर आई तक सभी हाईलाइट हो रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो है डी और हमें यहाँ पर लिखना होगा डी। सेम उसी तरीके से चेक नंबर, तो यहाँ जहाँ भी कहीं चेक नंबर दिखे आप उस पर क्लिक करें। अब आप देखिए यहाँ पर जे और के दो कॉलम आपको हाईलाइट होते दिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है जे, आप जे को सिलेक्ट करेंगे। फिर है डिपॉजिट अमाउंट, तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आर एस टी तीन कॉलम आ रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम है आर, तो आप यहाँ आर लिखेंगे। उसी तरीके से विड्रॉल अमाउंट के लिए है एल से लेकर क्यू तक, तो आप यहाँ पर एल। अब बात आती है बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस अगर यहाँ पर हम कुछ अमाउंट को देखें, अमाउंट देखते ही हमें समझ में आ रहा है 1.77 हो सकता है बैंक चार्जेस हो। तो यहाँ पर 1.77 और फिर हमें कॉमा देना है। कॉमा क्यों देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर CSV फॉर्मेट में अपने सारे बैंक चार्जेस बताने हैं। इसके बाद अगर हम अपने स्टेटमेंट को थोड़ा और स्क्रॉल करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 12, 24, 36 ये सभी बैंक चार्जेस के अमाउंट है। तो हम यहाँ कॉमा के साथ
अपने बैंक चार्जेस के अमाउंट बता सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बैंक चार्जेस बताना। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बताकर चलेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर और लेजर। इसे हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ टॉप पार्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन की, उसे कॉन्फ़िगर करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अब हमें अपना ओपनिंग बैलेंस बताना है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2462763 2462763.20। हम इसे सेव कर देते हैं। अब बात आई कि लेजर तो कॉन्फ़िगर हो गया, हम अपने स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट करें। तो स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए आइदर आप अपने डेबुक रिपोर्ट में जाएं, जिसके लिए आपको 2 बार डी प्रेस करना है डेबुक में आने के लिए, या फिर आप अपने बैंक के लेजर में जाएं, उसके लिए आपको DAL डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक और लेजर इसमें जाना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक के लेजर को सिलेक्ट करना है। दोनों ही कंडीशंस में आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पर होगा इंपोर्ट एक्सेल फाइल, शो नरेशन, नरेशन फिल्टर, कॉन्ट्रास्ट, बैंक चार्जेस, एडवांस रिप्लेस। अगर इनमें से कोई भी बटन आपको नहीं दिखाई देते तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपके टैली में यहाँ टैली कैपिटल का टीडीएल लोड किया हुआ होगा। अगर वैसा है तो आपको उसे रिमूव करना है। कैसे रिमूव होता है हम वीडियो के लास्ट में उसे कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक्सेल एंट्री को इंपोर्ट करने के लिए हम पहले अपने एक्सेल सीट को क्लोज कर देते हैं और अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट एक्सेल फाइल पर क्लिक करना है। आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं, जिस बैंक को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उसके लेजर को सिलेक्ट करें। लोकेशन ऑफ फोल्डर ये वन टाइम पूछेगा, आपको बार बार नहीं पूछा जाएगा। तो अभी हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस फोल्डर के अंदर है। हम इसके फोल्डर पाथ को कॉपी करते हैं और हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही उस फोल्डर के अंदर जितने भी बैंक स्टेटमेंट हैं आपको दिखाई देंगे। आपको जिस स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है उसे सिलेक्ट करना है और सीट नेम बताना है। क्या है ये सीट नेम? जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेल में सीट का नाम आ रहा होगा वो आपको बताना है। अब आता है स्टार्टिंग रो नंबर। स्टार्टिंग रो नंबर का मतलब ये है आपके बैंक स्टेटमेंट कौन से रो से डेटा स्टार्ट होता है जो आपको अभी इंपोर्ट करना है और वो किस रो पर जाकर खत्म होता है। अब बहुत बार ये होता है कि आपके क्लाइंट आपको अप्रैल से जून तक का डेटा दे चुके, आपने एंट्री इंपोर्ट कर ली। जब आपने उनसे जुलाई से मार्च का डेटा मांगा तो वो आपको पूरे साल भर का फिर से डेटा देती है। तो वैसे केस में जहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक का डेटा आ रहा है उन रोज को आप इग्नोर कर सकते हैं और जहाँ से जुलाई का डेटा आपका स्टार्ट होता है उस रो को आप अपने टैली के टीडीएल के अंदर फिट कर सकते हैं। मतलब कि जिस रो से जिस रो तक के डेटा को आपको इंपोर्ट करना है सिर्फ वही आपको बताना है। अभी हमें यहाँ पर 13 नंबर रो से 13 नंबर रो से स्टार्ट करना है लास्ट तक। तो लास्ट रो नंबर है 833, तो हम यहाँ पर 833 लिखेंगे। अब आगे और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक यूज प्री डिफाइंड लेजर का ऑप्शन आता है, ये भी हम सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही हमें यहाँ पर कुछ सेकंड्स वेट करना है। टैली बैकएंड पे क्या करेगा, पूरे के पूरे बैंक स्टेटमेंट को रीड करेगा। रीड करने के बाद एंट्रीज को हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। ये देखिए पूरी स्टेटमेंट अभी यहाँ पर रीड हो चुकी है और एंट्रीज हमारी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। आप कहेंगे सर एंट्री कर इंपोर्ट हुई है तो दिखाई क्यों नहीं देती? अगर अभी हम यहाँ पर अपने पीरियड को चेंज कर लें तो पीरियड चेंज करते ही हमारी पूरी एंट्री आ गई। पहले हम पीरियड सेट किए हुए थे 1 अप्रैल, अब हम ले रहे हैं 1 अप्रैल से 30 मार्च तक पूरे साल भर का पीरियड। तो हमें यहाँ पर सारी एंट्री दिखाई देती हैं। एंट्रीज इंपोर्ट होने के बाद सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो है हमें अपने क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या ये एंट्री सही से इंपोर्ट हुई है। उसके लिए हम अपने बैंक स्टेटमेंट को ओपन करेंगे और क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट रिवर्स वे में चल रही है, 1 अप्रैल नीचे था, 31 मार्च ऊपर है, तो यहाँ पर आप देखो जो बैलेंस है वो है 770806.53 क्रेडिट। मतलब कि टैली के अंदर सेम वैल्यू हमें डेबिट साइड दिखाई देना चाहिए और ये एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये है हमारी एंट्री सही से इंपोर्ट हो चुकी है। अब एंट्री सही से इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर हमें
एक पॉइंट कवर करना है, वो है अपने सस्पेंस लेजर को सही से कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टीडीएल से बल्क में एंट्रीज को इंपोर्ट करते हैं तो सारी एंट्रीज पहले आ जाती हैं सस्पेंस के अंदर। आपको बल्क में सस्पेंस को क्लियर करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको राइट साइड के जितने बटन्स हैं वो एज अ टूल वर्क करेंगे, आपको उन्हें यूज करना है। सबसे पहले आप शो नरेशन पर जब क्लिक करते हैं तो सारी ही एंट्री के अंदर जो भी नरेशन हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगर अभी मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँ तो आप देखो पेज डाउन बटन प्रेस करने के बाद वाउचर सारे स्पीड में चेंज हो रहे हैं, अमाउंट, नरेशन सब कुछ चेंज हो रहा है, वाउचर टाइप चेंज हो रहा है। और हम यहाँ देख सकते हैं सभी के अंदर सस्पेंस लेजर था और सभी के अंदर नरेशन फिल किया हुआ था। अब बात आता है, जैसे यहाँ पर नरेशन में लिखा हुआ है NEFT हुआ है, ये एक रिसिप्ट है और ये अमूल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड इस पार्टी से हमें मिली है। नरेशन देख के इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ये सेम या सिमिलर नरेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी हम चाहते हैं पूरे साल भर के अंदर जहाँ भी अमूल डेयरी लिखकर आता है हम उसे फिल्टर कर दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंट्रोल 6 का एक बटन है नरेशन फिल्टर, उसे यूज करेंगे और हम यहाँ पर बताएंगे अमूल डेयरी इस तरीके से और एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखो स्क्रीन में जितनी भी एंट्री जिसके अंदर नरेशन में अमूल डेयरी लिखकर आ रहा था वो हमारे सामने आ चुकी है। अगर मैं किसी भी एंट्री को ओपन करूं और पेज अप या पेज डाउन करूं तो देखो नरेशन चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, पर सब जगह सस्पेंस के लेजर को यहाँ पर सेकंड लेजर में लिया गया है। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं ये सारी की सारी एंट्रीज सस्पेंस से उठकर रेस्पेक्टिव पार्टी अमूल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के लेजर पर चली जाए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस के साथ और इसके बाद यहाँ कंट्रोल 9 का एक बटन है एडवांस रिप्लेस, उस पर क्लिक करना है। एडवांस रिप्लेस में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और ना कि सिर्फ बैंक एंट्रीज इंपोर्ट करते टाइम बल्कि आप रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में भी बाकी के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। सिलेक्टेड वाउचर के डेट को चेंज करने के लिए, किसी सिलेक्टेड एंट्रीज के अंदर स्टॉक आइटम चेंज करने के लिए, वाउचर टाइप चेंज करने के लिए या किसी वाउचर की नरेशन को चेंज करने के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ सेकेंड ऑप्शन यूज करना है रिप्लेस लेजर नेम, मतलब कि हम अभी जो ओल्ड लेजर है वो है सस्पेंस, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं एक नए लेजर अमूल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब यहाँ राइट साइड में हमें अमूल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड का लेजर नहीं दिखाई दे रहा। हम क्या कर सकते हैं, अल्ट C के साथ यहीं पर हम अपने पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं और क्योंकि पैसा मिला है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटर हो सकता है। हम यहाँ पर डेटर सिलेक्ट करते हुए अब यहाँ जस्ट इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है एंटर की के साथ और एक बार एंटर करना है इसे कंफर्म करने के लिए। अभी अगर हम एंट्री ओपन करें तो देखो एंट्रीज एज इट इज है, जस्ट यहाँ पर सेकंड लेजर सस्पेंस से उठकर अमूल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट हो चुका है। और अब अगर आप अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स और लेजर में जाकर सस्पेंस एंट्रीज को चेक करते हैं और यहाँ पर अब अगर आप फिल्टर करना चाहें अमूल डेयरी तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अमूल डेयरी वाली जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी आपने ऑलरेडी रिप्लेस कर ली। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट जहाँ पर आप सीखे किसी भी फ्रेश कंपनी के अंदर या किसी भी क्लाइंट के डेटा के अंदर किसी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट को अगर आपको इंपोर्ट करना है आप कैसे कर सकते हैं और नरेशन को फिल्टर करके आप अपने सस्पेंस को बल्क में कैसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के इस सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कि अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट का या हमारे खुद के ऑफिस का बैंक इंपोर्ट रेगुलरली करना होता है तो उसके अंदर हम ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं, कैसे रिपीटेड एंट्रीज जो हर बार किसी सेम पार्टी से कोई पेमेंट या रिसिप्ट्स हो रही हैं तो उसे हम कैसे कवर कर सकते हैं कि एंट्री सस्पेंस में ना जाकर रेस्पेक्टिव पार्टी के लेजर में ऑटोमेटिकली जाएं हर बार। इसके अलावा अगर हम कोई कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में ऑटोमेटिक कैसे जाए, उन सब पार्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर आपको जब आप अपने किसी भी बैंक लेजर को अल्टर करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लेजर को अभी हम यहाँ अल्टर करेंगे, सेम वही सेट इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन पैरामीटर और सेट लेजर नेम था अब हम उसकी चर्चा करेंगे, ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है।
इसे समझने के लिए अभी हम अपने पहले बैंक स्टेटमेंट को ओपन करते हैं और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि यहाँ इस एंट्री पे आप फोकस करें, यहाँ हमें पार्टी का नाम दिया गया है एबीसी लिमिटेड। यहाँ पर नरेशन में लिख के आ रहा है एक्सवाईजी एंटरप्राइजेस, यहाँ लिख के आता है एएम डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ लिख के आता है मिस्टर वाई। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको बाय कैश दिख रहा है जिससे समझ में आता है ये कैश डिपॉजिट है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बैंक की नरेशंस के अंदर बहुत बार आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कीवर्ड किस लेजर के लिए हमको मिल रही है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें अपने जो भी कीवर्ड हैं जो नरेशन में देखने को मिलते हैं और वो कीवर्ड जब भी आएगा हमें अपने टैली के किस लेजर के अंदर, या भी कुछ लेजर्स हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब भी एबीसी लिमिटेड लिख कर आएगा तो हम लेट सपोज चाहते हैं गौतम शर्मा इस लेजर के अंदर, ओके लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पर गौतम शर्मा टेस्ट लेजर इस नाम से एक नया लेजर क्रिएट करते हैं अंडर डेटर्स। हम चाहते हैं जब भी एबीसी लिमिटेड लिख कर आएगा तो उसकी सारी एंट्री इस पर्टिकुलर लेजर के अंदर ही पोस्ट होनी चाहिए। और इस तरीके से आप अपने सारे कीवर्ड और उसकी जो लेजर की मैपिंग है वो वन टाइम कर सकते हो। अब अगर आपके किसी भी नरेशन के अंदर कोई यूपीआई आईडी आती है, कोई मोबाइल नंबर आता है, कोई नाम आता है, कुछ भी आता है, आप वन टाइम ऐसे कॉन्फ़िगर कर लो और इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद आप यहाँ बैंक के लेजर को भी एक बार कंट्रोल ए के साथ सेव कर लो। अब अगर आप कोई भी एंट्रीज इंपोर्ट करोगे तो सारी की सारी एंट्री सस्पेंस में नहीं जाएंगी। इस बार क्या होगा, जो जो कीवर्ड मैच होते जाएंगे वो रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट हो जाएंगी। बची हुई जो एंट्री है वही सिर्फ आपके सस्पेंस में जाने वाली है। कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए हम डेबुक में चलते हैं। यहाँ हमें इंपोर्ट एक्सेल फाइल पर क्लिक करना है, अपने जिस भी बैंक अकाउंट को इंपोर्ट करना है उसे सिलेक्ट करना है, फोल्डर पाथ बताना है जहाँ पर हमारा बैंक स्टेटमेंट अभी रखा गया है, और कुछ इस तरीके के बाकी की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई थी उसे करके हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है और अपने एक्सेल को इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी 800 एंट्री अभी यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं और ये इंपोर्ट कंप्लीट हो चुकी। अगर अभी हम अपने डेबुक के अंदर पीरियड को सेट करें 1/4/21 से 31/3/22 तो हमें सारी एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नरेशन अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखना तो आप यहाँ पर हाइड नरेशन वाले बटन को क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब एंट्री इंपोर्ट हुई तो सारी एंट्री सस्पेंस में नहीं है, इस बार एंट्रीज जो है वो आपको अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं। इसे सही से देखने के लिए हम एस्केप करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर, और यहाँ पर हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के लेजर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अगर हम ऑल पीरियड ले लें तो आप देखो इस पर सस्पेंस की एंट्रीज कम दिखेंगी, पार्टीज की एंट्री आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सेट किया था जहाँ भी एस एंटरप्राइजेस लिख के आए वो एस एंटरप्राइज के नाम पे आ जाए, और इसी तरीके से जहाँ भी बाय कैश लिख के आता है वो कैश में आ जाए, और जब कैश की एंट्री हुई तो वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा में भी आपको देखने को इस बार मिलेगी। अब हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किए थे गौतम शर्मा टेस्ट लेजर, हम उसे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर कोई एंट्री है। आप देख सकते हो जहाँ भी एबीसी लिमिटेड लिखकर आया है नरेशन के अंदर, आप अभी नरेशन और ऊपर लेजर देखो, आप मैच कर सकते हो जहाँ भी एबीसी लिमिटेड लिखकर आ रहा है वो आपको ऑटोमेटिक गौतम शर्मा टेस्ट लेजर के अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से आप अपने रेगुलर वर्क को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग बैंक टू टैली टीडीएल। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने जो अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया, ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया है हमारे एक ही पार्टी के मल्टीपल बैंक लेजर हैं, तो क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन हम बार बार सभी के अंदर करें? जी ऐसा नहीं है, आपको बार बार इसे नहीं करना है। तो इसका क्या शॉर्टकट तरीका है मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जब आप यहाँ पर अपने एक लेजर के अंदर इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आपको राइट साइड एक बटन दिखाई देगा एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, आपको उस बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स के अंदर आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल जनरेट होगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए एक फाइल अभी यहाँ पर जनरेट हो गई है। हमें इस फाइल को सेव एज कर लेना है, सेव एज, और अपने डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेना है। हम इसे अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद हम इस एक्सेल को क्लोज करेंगे और अभी हम यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज इंडियन बैंक अकाउंट, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर्स 0 हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो इस लेजर को सेव करते हैं। लेजर सेव करने के बाद हमें उस इंडियन बैंक के लेजर को अल्टर करना है। अल्टर में जाने के बाद हम पहले सब कुछ मिनिमाइज कर लेते हैं। हम अपने इस बैंक के जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अभी फाइल एक्सपोर्ट हुई थी, उसे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर हम इसके पूरे पाथ को कॉपी कर लेंगे। पूरे पाथ को कॉपी करने के बाद अब आपको टैली में आना है, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन को क्लिक करना है, फाइल लोकेशन पेस्ट करना है कंट्रोल V के साथ और इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर अपनी इस लेजर को चेक करें तो यहाँ आपको सारे डिस्क्रिप्शन दिखाई देंगे। कंट्रोल A के साथ इसे 2 बार कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट करना है और आपकी इस लेजर के अंदर आप देखें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी लेजर बने हुए हैं टैली के अंदर बैंक के, आप एक में कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और बाकी के अंदर आप कॉपी पेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट की, जहाँ पर हम आपको इस टीडीएल के सारे फैंसी फीचर्स जो हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहला जो फीचर आता है वो आता है क्विक डिलीट का। क्विक डिलीट से क्या होता है, जब आप अपने डेबुक में जाएंगे या किसी भी रिपोर्ट में आप जाते हैं, आप मल्टीपल वाउचर सिलेक्ट करते हैं और अब आप चाहते हैं कि ये फटाफट क्विकली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल D प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फास्ट वे में सारे वाउचर्स यहाँ पर डिलीट हो रहे हैं। ये था इस टीडीएल का पहला फैंसी फीचर। अब बात करते हैं सेकंड फीचर्स की, जहाँ पर हम आपको बैंक चार्जेस कैसे सेपरेट करना है किसी एंट्री से वो समझाएंगे। उसके लिए हम अभी अपने यहाँ पर इंडियन बैंक के लेजर को अल्टर करते हैं। अल्टर करने के बाद हम यहाँ एक बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अभी हम पहले अपने बैंक स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है वो मैनुअली क्रिएट की हुई है एक्सेल के अंदर, और यहाँ पर डेट आता है A कॉलम में, नरेशन आता है B में, चेक नंबर या रेफरेंस आता है C में, डेबिट अमाउंट D में है और क्रेडिट अमाउंट E में। तो इस तरीके से हमारी एक्सेल की स्टेटमेंट अभी यहाँ पर बनी हुई है। अभी हम यहाँ पर A B C इस तरीके से अपने जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कॉलम के वो कर दिए। अब यहाँ पर अमाउंट देखते ही हमें पता चल रहा है 14.16, 23.60, 47.20, ये सभी के सभी वैल्यूज़ बैंक चार्जेस के हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर 177, 354 कुछ आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो है देखने को मिलेंगे। कॉमा सेपरेटेड अभी हम यहाँ पर सारे के सारे अपने बैंक चार्जेस के अमाउंट को डिफाइन कर लिए। अब हम चलते हैं वापस उस फोल्डर में जहाँ पर हमारा ये एक्सेल फाइल रखा गया है। हम फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेते हैं और डेबुक में जाकर हम अपने इंडियन बैंक के लेजर को अभी इंपोर्ट करेंगे। हमें रो नंबर 2 से स्टार्ट करना है और अराउंड 50 रो तक हमें इसे इंपोर्ट करना है और हम इसे एंटर की के साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सारी एंट्रीज इंपोर्ट हो चुकी है। पीरियड चेंज करते ही एंट्रीज हमारे सामने आ गई। अब हमें देखना क्या है कि ये बैंक चार्जेस का जो वैल्यू आ रहा है वो सेपरेट कैसे हो। सेपरेट इन द सेंस, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 9,50,000 कुछ इस तरीके से आए और बैंक चार्जेस 47.20 अलग से आए। तो ये कैसे किया जाए, आइए समझते हैं। इसके लिए हमें अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर और यहाँ से पहले इंडियन बैंक के लेजर को सिलेक्ट कर लेना है और ऑल पीरियड ले लेना है। सभी पीरियड्स को लेने के बाद यहाँ एक बटन दिखाई देगा स्प्लिट बैंक चार्ज, उस बटन पर क्लिक करना है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल 8। स्प्लिट बैंक चार्ज पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपकी वही एंट्री आपको सामने दिखाई देगी जिसके अंदर कोई बैंक चार्जेस की वैल्यूज आ रही हो। एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड स्प्लिट पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको अपने बैंक चार्जेस का जो लेजर है टैली में उसे
मैप करते हुए एंटर प्रेस करना है। और अब आप देखेंगे, अगर आप इंडियन बैंक की एंट्रीज को ओपन करें, पेज डाउन बटन प्रेस करने पर आप देखो किस तरीके से सारी एंट्रीज के अंदर बैंक चार्जेस अभी सेपरेट हो गई हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 4.72 और हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो हमने किया था 47.20। यहाँ पर 4.72 नहीं लिखा है। अगर हम इसके लास्ट में जाकर 4.72 ऐड कर दें और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लें और इंडियन बैंक के लेजर में जाने के बाद ऑल पीरियड लेने के बाद हम वापस यहाँ पर स्प्लिट बैंक चार्ज पर क्लिक करें, तो अब देखो अब वही एंट्री आ रही है जो अभी भी हमारी बैंक चार्जेस के अमाउंट से मैच कर रही है। हमें सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड स्प्लिट पर क्लिक करना है, बैंक चार्ज के लेजर को डिफाइन करना है और बस एंटर। और इस तरीके से आप सभी एंट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंक चार्जेस सेपरेट किए जा सकते हैं। अब आता है इस टीडीएल का लास्ट फैंसी फीचर जो होगा ऑटो कॉन्ट्रैक्ट क्लियरेंस का। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डे बुक में जाते हैं और एक अभी हमने एसबीआई का लेजर क्रिएट किया है जिसे कि हम कॉन्ट्रा एंट्री को शो करवाने के लिए यूज करने वाले हैं। पहले मैं आपको दो बैंक स्टेटमेंट शो करता हूँ जिसके अंदर एक है एक्सिस, एक है एसबीआई। एक्सिस के अंदर जो भी वैल्यूज यहाँ पर डेबिट हुए हैं वो सभी वैल्यूज उसी डेट पर आपको एसबीआई के अंदर रिसीव मतलब कि क्रेडिट साइड में मिलेंगे और जो यहाँ पर क्रेडिट हुए हैं वो आपको एसबीआई के अंदर डेबिट साइड मिलेंगे। मतलब कि एक्सिस और एसबीआई की कॉन्ट्रा एंट्रीज को जस्ट हमने फिल्टर करके यहाँ पर रखा हुआ है। अभी सेम इसी तरीके से एसबीआई का लेजर भी आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेते हैं। हम अपने टैली के अंदर दो बैंक के लेजर्स को पहले इंपोर्ट करेंगे जो होगा एसबीआई, इसे हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। और एसबीआई की एंट्रीज इंपोर्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एक्सिस की सारी एंट्रीज। ओके, डेटा पाथ गलत होने की वजह से वो नहीं बता रहा था। अब यहाँ एसबीआई की एंट्रीज इंपोर्ट होने के बाद हम क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एक्सिस बैंक की सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज को और यहाँ इस बार एक्सिस सिलेक्ट करना है और सिर्फ वन क्लिक के साथ एंट्रीज हमारी अभी इंपोर्ट हो जाएंगी। ये देखिए इंपोर्ट हो गई। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है कैसे पता चलता है, क्योंकि 1 दिसंबर को यहाँ एक्सिस बैंक से पेमेंट हुआ है और पेज डाउन प्रेस करने पर आप देखो रिसीव हुआ है सेम वैल्यू एसबीआई में। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अच्छा ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं, नॉट सारी पर हाँ मोस्ट ऑफ द एंट्रीज यहाँ पर कॉन्ट्रा की हमें दिखाई दे रही हैं। अब बात आती है इसे ऑटोमेट कैसे किया जाए। ऑटोमेट करने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, अकाउंट बुक, लेजर और यहाँ पर सिलेक्ट करना है सस्पेंस। ध्यान रहे यहाँ पर आपको सस्पेंस ही लेना है हमेशा। सारी सस्पेंस एंट्री जब आपके स्क्रीन पे आ जाएगी आपको राइट साइड एक बटन दिखाई देगा कॉन्ट्रा सस्पेंस का, आपको उस बटन पर क्लिक करना है। उस बटन पर क्लिक करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको ऑल वाउचर रिको का एक बटन दिखाई देगा, उस बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही वन क्लिक में अभी क्या होगा, सारी एंट्रीज जो कि आपकी कॉन्ट्रा वाली थी वो कॉन्ट्रा में चली गई और जो बची हुई एंट्री है वो आपको रिसिप्ट पेमेंट के अंदर दिखाई दे रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रा वाली नहीं थी। अब अगर हम अपने एसबीआई के लेजर को देखें तो देखो यहाँ पर सारी एंट्रीज हमें कॉन्ट्रा में दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कि जो हमारी ओरिजिनल एंट्रीज थी रिसिप्ट पेमेंट की, उनका क्या हुआ। अगर आप डे बुक में जाएंगे तो आप देखेंगे जो ओरिजिनल एंट्रीज होंगी वो आपके ऑप्शनल में चली गई हैं और उनके बदले एक नई एंट्री क्रिएट हुई है हर जगह पर। आप चाहते हैं कि ऑप्शनल एंट्रीज यहाँ पर ना आए तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ऑप्शनल वाउचर्स, इस तरीके से सारे ऑप्शनल वाउचर देख सकते हैं। इन्हें कंट्रोल स्पेस के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डी के साथ डिलीट कर सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ इन वाउचर्स को ऑप्शनल में लाने का ये था। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सिमिलर डेट था, सिमिलर वैल्यू था, बैंक भी अलग अलग थे, रिसिप्ट पेमेंट भी अपोजिट किया हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रा नहीं था, वो कुछ और था। किसी और का पैसा पेमेंट हुआ था, किसी और से पैसा रिसीव हुआ था। तो अगर उस कंडीशन में कोई एक्सेप्शनल केस में आप ओरिजिनल एंट्री देखना चाहें, आप चाहें कि आप उसे रिवर्स कर सकें मैनुअली, उन ऑप्शंस के लिए हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को ऑप्शनल में डाला है। अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए, आप
एक्सेप्शनल रिपोर्ट, ऑप्शनल वाउचर, सबको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी के साथ डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी, ओरिजिनल एंट्रीज यहाँ से हट जाएंगी। फीफो बेसिस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट वाले टीडीएल को यूज़ करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस टीडीएल को हम बाय कहाँ से करें। तो बाय करने के लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर सीधे चले जाएं beyondtally.com पर। beyondtally.com में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आवर टीडीएल्स। आवर टीडीएल्स में जाने के बाद आपको पेज थोड़े से स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा फीफो बेसिस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फॉर एजिंग एनालिसिस। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस टीडीएल के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग वैलिडिटी सिलेक्ट करनी है। आपको 1 साल के लिए चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, या लाइफ टाइम विथ अपडेट्स के लिए चाहिए। रेकमेंडेड है आप लाइफ टाइम विथ अपडेट्स के साथ जाएं, ताकि इस टीडीएल में आने वाली जो भी अपडेट होंगी, चाहे किसी टैली वर्जन की अपडेट हो, चाहे टीडीएल के अंदर कोई नए फीचर हम एनहेंस करें, सारी अपडेट्स आपको फ्री में मिल सकेंगी अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो टीडीएल यहाँ से बाय करने के बाद आप उस टीडीएल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से, और उस डाउनलोड किए हुए टीडीएल को आपको रखना होगा अपने किसी लोकल कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर। अब बात आती है इस टीडीएल को टैली में लोड करने की। टैली में टीडीएल लोड करने के लिए आपको इस फोल्डर का पाथ लेना है जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी टीडीएल को रखते हैं, और सीधे चले जाना है टैली प्राइम में। अब टैली प्राइम में आपको जाना है F1 हेल्प में। इसके बाद सिलेक्ट करना है टीडीएल्स एंड एडॉन्स, फिर सिलेक्ट करना है मैनेज लोकल टीडीएल, और यहाँ आपको ध्यान रखना है लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप वाली ऑप्शन यस रहे, और फिर एंटर की के साथ आपको जाना है यहाँ स्पेसिफाई पाथ पे, और कंट्रोल V वाले बटन के साथ आपको पेस्ट करना है वो पाथ जहाँ पर आपकी टीडीएल फाइल आपने रखी थी। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर वो लिस्ट दिखाई देगी जो उस फोल्डर के अंदर जितने भी टीडीएल होंगे या जो भी फाइल होंगी उनकी। आपको अपने टीडीएल वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और लोड टीडीएल ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर की के साथ यहाँ से बाहर निकलना है, और एस्केप की के साथ आप इस टीडीएल मैनेजमेंट के मेन्यू से भी बाहर आ सकते। जब आपकी टीडीएल लोड हो जाए आप एक बार पहले टैली को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी टैली रीस्टार्ट हो जाए आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, और अब आप यहाँ पर एक नया मेन्यू देख सकते हैं फीफो बेसिस बिल बाय बिल ऑटो क्लियरेंस का। आपको करना क्या है, इस मेन्यू पर जाना है, और यहाँ सबसे पहले आपको ग्रुप पूछा जाएगा। आपको अपने डेटर का, क्रेडिटर का, या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का जिसका कि बिल बाय बिल मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी अपने डेटर्स के लिए B2B का एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं। और ग्रुप सिलेक्ट करते ही अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम इस ग्रुप के सारे लेजर्स को देखना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और कोई एक पर्टिकुलर लेजर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ उसी की रिपोर्ट दिखाई देगी। फिलहाल हम यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सीरियल नंबर मिलता है, इसके बाद मिलता है पार्टी का नाम जो कि हमारा लेजर नेम होगा, फिर वो लेजर कौन से ग्रुप का है, इस लेजर के बिल बाय बिल ऑप्शन एनेबल किए हुए हैं या नहीं है। अगर किए हुए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यस दिखाई देगा, नहीं किए हुए हैं तो इस तरीके से नो दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर लेजर का ओपनिंग बैलेंस क्या था, टोटल साल भर में कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ऑन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या, और ऑन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कुछ है क्या। इस तरीके से आपको पूरा एक समरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले चेक करते हैं क्या ये जो दिखाई दे रहा है ये डिटेल सही है। इसके लिए हम गो टू फीचर पर जाएंगे, और यहाँ पर हम अल्टर मास्टर के साथ अपने कस्टमर 100 इस लेजर को अल्टर करेंगे। अल्टर करते ही आप देखो यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को नो रखा गया है, और अगर हम यही सेकेंड लेजर देखें तो वहाँ पर यस रखा गया है। इस तरीके से हमें ये इज़ बिल बाय बिल ऑन या इज़ बिल वाइज ऑन, ये हमें यस और नो के साथ इंडिकेट करता है। अब बात आती है कि अगर हम इसका बिल बाय बिल अभी एट प्रेजेंट देखें तो ट्रांजेक्शन हमें कैसे दिखते हैं। इसके लिए अगर हम यहाँ पर अपने कस्टमर 100 उड़ीसा इस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं तो अब देखो पहले तो यहाँ बिल बाय बिल का ऑप्शन ही नहीं आएगा इसके लेजर वाउचर में, क्योंकि इसके अंदर एनेबल ही नहीं किया गया है वो फीचर। लेकिन अगर हम सेकंड पार्टी जिसके अंदर यस किया गया था उसे देखें तो यहाँ पर हमें सारी की सारी चीज़ें ऑन अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं इस टीडीएल को रन करने के बाद ये रिपोर्ट हमें किस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर टीडीएल को रन करने के लिए हमें सिर्फ इस तरीके से अपने लेजर्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस के साथ या शिफ्ट और डाउन बटन के साथ,
और हमें यहाँ पर राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा ऑटो क्लियर बिल का, उस पर क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट की है F5। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जिस भी पार्टी के अंदर बिल बाय बिल नो था वो यस हो जाएगा, और जिसके अंदर यस था वो बिल ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाएंगी। मतलब कि सारे ही इन्वॉइसेस फीफो बेसिस में यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई हैं। और आप देख सकते हो अब ऑन अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर 0 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इन पार्टियों के बिल बाय बिल वाले फीचर पर, रिपोर्ट पर। अब आप देखो यहाँ पर कस्टमर 100 पहले जिसके लिए ऑप्शन ही नहीं आता था, अब उसके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ में अब हमें ओवरड्यू डेज दिखाई दे रहे हैं, और अगर हमें एजिंग एनालिसिस निकालना है तो वो भी हम अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम सेकंड पार्टी में चलें, जहाँ पहले हमें एक सिंगल इनवॉइस दिखता था और सब कुछ ऑन अकाउंट था, अब अगर आप देखो तो यहाँ क्योंकि इस पार्टी का एक 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, तो एक ओपनिंग का भी पहले बिल बाय बिल रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। जो भी रिसिप्ट थी पहले वो ओपनिंग बैलेंस के साथ एडजस्ट हुई हैं, और उसके बाद करंट ईयर के जो इन्वॉइसेस हैं उनको रखे गए हैं। अब अगर हम यहाँ एजिंग मेथड वगैरह लगाना चाहें तो आप देखो इस तरीके से पूरा आपको एजिंग दिख सकता है। अब बात आती है कि सर अगर हमें यहाँ पर बल्क में चीज़ों को अपडेट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, आप एकदम कर सकते हैं। जस्ट आपको सभी पार्टीज़ को सिलेक्ट कर लेना है और ऑटो क्लियर बिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी सिलेक्टेड पार्टी हैं उनके सारे के सारे लेजर, सारे इन्वॉइसेस बिल बाय बिल क्लियर होते जाएंगे फीफो बेसिस में, और आप फाइनल आउटपुट फिर अपने स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी सिलेक्टेड पार्टीज़ के जो बिल्स हैं अभी वो क्लियर हो चुके हैं, और अब यहाँ पर कोई भी ऑन अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह हमें नहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक फीचर और आता है, जैसे मान लीजिए इस पार्टी का हमें साल भर में कितना इन्वॉइसेस है वो डिटेल देखना है, हम यहीं से देख सकते हैं। उसके लिए हमें इस पार्टी को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, और उसके साथ हमें यहाँ पर सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीपल पार्टी एक साथ सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो हमें उन सभी पार्टीज़ के जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। और अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करें तो सीधा हम उसके वाउचर लेवल तक पहुँच सकते हैं।